गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम लेखन कौशल से एक नया विषय पढ़ेंगे। ये विषय है आपका लघु कथा। लघु कथा क्या किसे कहा जाता है? लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी, यानी छोटे रूप में हम कहानी जो लिखेंगे उसे कहेंगे लघु कथा। क्लियर? कहानी तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं और अपनी दादी नानी सबसे कहानी भी सुनते आ रहे हैं ना, ठीक है ना। कहानी आपके लिए एक नया विषय नहीं है, लेकिन आप ये ना सोचें कि कहानी बहुत इजी टॉपिक है ना। अच्छे से आसानी से हम इस कहानी को लिख सकते हैं। ये कोई नया टॉपिक आपकी सिलेबस में जुड़ा है, लेकिन इस कहानी को लिखने के लिए आपको बिल्कुल सटीक वाक्यों का, शब्दों का और कहानी का जो शीर्षक आपको दिया गया है उस शीर्षक के इर्द गिर्द ही आपको कहानी विस्तृत रूप में लिखनी है। अब कहानी को लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको कहानी का कौन सा शीर्षक दिया गया है या फिर किन संकेतों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है, आपको उसका विस्तार करना होगा। उसके बाद आपको कहानी का उपयुक्त शीर्षक देना होगा और अगर शीर्षक दिया है तो आपको शीर्षक के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी को भूतकाल में लिखना चाहिए, ठीक है। कहानी किस समय के कौन से काल में लिखी जाती है? भूतकाल में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि कहानी जब हम पहले सुन लेते हैं, ठीक है, कहानी जो बीत गया है उसी की तो हम कहानी बनाएंगे, ठीक है। तो कहानी में था, थे, थी, इस प्रकार से हम वाक्यों का अंत करते हुए कहानी लिखते हैं। इसलिए कहानी हमेशा किस में लिखी जाएगी? भूतकाल में लिखी जाएगी। क्लियर? कम शब्दों, छोटे और सरल वाक्यों में घटना का वर्णन करना चाहिए। घटना का वर्णन कहानी के शीर्षक के इर्द गिर्द ही करना चाहिए। अनेक घटनाओं और पात्रों के समावेश से बचना चाहिए। मतलब जो कहानी का शीर्षक आपको दिया गया है उसके इर्द गिर्द ही आपको कहानी की रचना करनी है, क्योंकि ये कौन सी कहानी है? लघु कथा है। बहुत छोटे रूप में आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। लगभग 120 शब्दों में आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। तो 120 शब्दों में आप पूरी कहानी इस तरह से नहीं, पूरे विस्तार से कहानी को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम शब्दों में छोटे और सरल वाक्यों में घटना का वर्णन करते हुए आपको शीर्षक के इर्द गिर्द ही कहानी को पूर्ण करना है। कहानी रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। घटनाओं का आपस में संबंध भी होना चाहिए। आप जब कहानी लिख रहे हैं, दो दोस्तों की कहानी लिख रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई चोरी की घटना लिख रहे हैं या एकता की कहानी लिख रहे हैं या एकता में अखंडता का भाव लिख रहे हैं या फिर आप ये लिख रहे हैं कि अभ्यास का क्या महत्व होता है, इस प्रकार कोई सा भी शीर्षक लेकर अगर आप कहानी लिखते हैं तो उसमें रोचकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, ठीक है। रोचक मतलब कहानी को पढ़ने, जैसे पहली लाइन पढ़ी तो हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे वाली लाइन को भी पढ़ें, ठीक है। और कहानी ऐसी लगनी चाहिए स्वाभाविक, है ना। इस तरह से ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से कहानी लिख रहे हो। स्वभाव मतलब रियलिटी ऐसी लगनी चाहिए उस कहानी में। घटनाओं का आपस में संबंध होना चाहिए, एक लाइन का दूसरी लाइन से संबंध होना चाहिए। अनावश्यक कथा विस्तार से बचना है, क्योंकि आपको पता है कहानी कैसी है, छोटी है, लघु कथा है ना, तो अनावश्यक विस्तार आपको नहीं करना है। कहानी का आरंभ आकर्षक, अंत सहज ढंग से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है शब्द सीमा 100 से 120 शब्द की होनी चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षा या संदेश को अवश्य लिखना चाहिए। कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है ये आपका बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। 1 नंबर तो आपको कहानी की शिक्षा का ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कहानी की शिक्षा मुख्य रूप से लिखनी है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है। कहानी जब भी सार्थक होगी जब हम उससे कोई शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी तो क्या बताती थी, है ना, परियों की कहानी, 12 बुर्ज की कहानी, है ना, इस तरह की कहानियाँ सुनाती तो हमें बताती थी कि राजा महाराजाओं ने किस प्रकार कार्य किए और उसके आधार पर तुम्हें भी वैसे ही कार्य करने हैं, तुम्हें भी प्रजा का ध्यान रखना है, ऐसे ही बोलती थी ना। तो इसीलिए कहानी का क्या है, एक उद्देश्य होना चाहिए। अब आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस सिलेबस में नया ही टॉपिक ऐड हुआ है, तो संकेतों के माध्यम से भी कहानी पूछी जा सकती है।
रेगिस्तानों की पूर्ति द्वारा भी पूछी जा सकती है, या फिर अधूरी कहानी को पूरा करने का माध्यम भी कहानी लेखन में आता है। चित्रों के माध्यम से भी कहानी लिखी जा सकती है, शीर्षक के माध्यम से भी कहानी लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको शीर्षक दे दिया जाएगा। अभी जो सैंपल पेपर आया उसमें तो यही है कि आपको शीर्षक दिया है, अब उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। या फिर घटना के विवरण के माध्यम से भी कहानी लिख सकते हैं, या फिर जीवन की घटना या यादगार क्षणों के माध्यम से भी कहानी लिख सकते हैं। अब कहानी अगर रोचक है तो उसको लिखते से कहानी को रोचक बनाने के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए जिससे पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कहानी को उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक दें। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभाव में ही होनी चाहिए, ठीक है। और दी गई रूपरेखा और संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी संक्षिप्त व अनावश्यक रूप से उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। कहानी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, आकार, कथानक, शैली, उद्देश्य, महत्व, मनोभावों, आवश्यकताओं आदि के आधार पर कहानियों का विभाजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। कहानी के प्रकार अलग अलग, जैसे पशु पक्षियों की कहानी, चांद सूरज या प्रकृति पर आधारित कहानी, भूत प्रेतों की डरावनी कहानी, है ना, बाद जगत की कहानी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, विज्ञान जगत से संबंधित कहानियाँ, हास्य विनोद, ठीक है, जोकरों की कहानियाँ, किसी घटना विषय से संबंधित कहानी, युद्ध से संबंधित कहानी, निर्जन स्थानों जैसे रेगिस्तान, सागर, अंतरिक्ष, रोमांटिक कहानियाँ, यात्रा से संबंधित कहानियाँ, किसी ऐतिहासिक चरित्र से संबंधित, किसी स्थान या विशेष आंचलिक कहानियाँ, गंभीर भावों को व्यक्त करने वाली कहानियाँ, या दूसरी भाषाओं की अनुदित कहानियाँ जो हैं वो इसमें लिखी जा सकती है। आई बात समझ में? तो संकेतों के आधार पर कहानी कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपको ये संकेत दिया है, एक अंधे और एक लंगड़े की मित्रता, गांव में बाढ़ आना, इस तरह से छोटे छोटे से आपको वाक्यांश दे दिए जाएंगे। अब इस वाक्यांश को पढ़कर आपको अपनी सूझबूझ से पहचानना है कि ये किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए आगे, ये एक कहानी है सच्चे मित्र की। एक गाँव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वह पास के गांव में जा रहा था। रास्ते में बहुत पत्थर थे जिसे उसे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। आगे चलकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने उसे पास जाकर उसका परिचय पूछा तो अपने नाम बताया, अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम सूरदास है, मुझे भी पास वाले गाँव में ही जाना है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कबीर ने कहा, देखो सूरदास, मेरे पास एक अच्छी योजना है जिससे हम दोनों मित्र को लाभ होगा। देखो, मैं लंगड़ा हूँ इसलिए सही से चल नहीं पाता और तुम अंधे हो इसलिए देख नहीं पाते। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो तो मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊँगा और इस तरह हम दोनों बिना किसी समस्या के गाँव में पहुँच जाएंगे। सूरदास को कबीर की योजना समझ में आ गई। उसने कबीर को अपने कंधे पर बिठा लिया। दोनों गांव की ओर चल पड़े। तभी कुछ दूर चलने पर कबीर की एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। कबीर ने कहा, सूरदास, उस पेड़ के नीचे रुको, देखो वहाँ कुछ रखा है। दोनों जब पेड़ के नीचे गए तो वहाँ एक गठरी रखी हुई थी। जब उसने गठरी खोली तो देखा सोने के गहने रखे हुए थे। कबीर ने यह बात सूरदास को बताई तो सूरदास ने कहा, लाओ गठरी मुझे दे दो, इस पर मेरा हक है क्योंकि मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। कबीर कहता है कि इस पर मेरा हक है। दोनों आपस में लड़ने लगे। कबीर बोला, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताता तो तुम यहाँ कैसे पहुँचते? उन दोनों को कोई समझौता कराने को नहीं तक तैयार था। तभी वहाँ से एक सज्जन गुजर रहा था। उसने दोनों की बात सुनी, दोनों को समझाया कि इस गठरी पर तुम दोनों का ही बराबर अधिकार है क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे की सहायता की जिसके कारण तो बस तक पहुँचे। इसका धन तुम दोनों को मिलना चाहिए। इस धन के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपनी मित्रता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि धन तो आना जाना है परंतु मित्रता जीवन भर काम आएगी। अब ये जो सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र धन से अधिक मूल्यवान होता है। मतलब सच्चे मित्र की कहानी है कि मित्रता के कारण आपको मतलब धन के कारण आपको मित्रता नहीं गंवानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार एक और कहानी दी गई है आपको अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने
किस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं ना, ये सारी कहानियाँ आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस कहानी को किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार बता सकते हैं कि कुछ भी संभव नहीं है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है कुछ भी संभव नहीं है। अपने भाई को बुरी तरह से फंसा देख अखिल जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का एक लट्ठा लिया और अपने भाई निखिल की ओर उछला, लेकिन दुर्भाग्य निखिल इतने दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उसके हाथ में ही आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहाँ पहुँचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे कि अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अखिल को भी यह एहसास हो चुका था कि अब निखिल नहीं बच सकता, तेज बहाव से बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव के लिए आगे नहीं आया। तभी सभी लोग किनारे पर बैठकर निखिल का शोक मना रहे थे और कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए। उसके साथ एक नौजवान भी था। पास आने पर पता चला कि वह निखिल है। लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वह सब लोग निखिल से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ ये कहने वाला कोई नहीं था कि यहाँ से निकलना असंभव है। इसे हताश करने वाला कोई नहीं था। इसके सामने केवल लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की एक उम्मीद, बस इसलिए वह बच गया। मतलब लोगों के कहने में आकर आप अपना कोई भी मुमकिन काम नामुमकिन कर सकते हो। अगर आपके मन में सच्ची इच्छा है, सच्ची लगन है, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये है कहानियों का मेन उद्देश्य कि आपको कहानी पढ़कर कौन सी शिक्षा मिल रही है, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन, उससे क्या सार्थकता है, ये सभी बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।